अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ इनडायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक एगोनिस्ट। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो इट इज़ हाईली रिकमेंडेड कि एक बार आप मेरी वीडियो शुरू से लेकर एंड तक लाजमी देखा करें, क्योंकि ऑल्दो मेरी वीडियोस लंबी होती हैं लेकिन इसमें मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं वो तमाम तर पॉइंट्स क्लियर कर सकूं जिसमें एक स्टूडेंट प्रॉब्लम फील करता है। So indirect acting cholinergic agonists are actually the drugs that favors the cholinergic activity of acetylcholine by inhibiting acetylcholine esterase enzyme। अब इनडायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक एगोनिस्ट क्या होती हैं, इनका मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन क्या है, ये कहाँ कहाँ अफेक्ट करती हैं, इनकी एग्जांपल्स क्या और इनकी क्लासिफिकेशन क्या है। All of these points have been discussed in my video on introduction to cholinergic agonist. I would put link in the description. And in this video we are going to discuss about the reversible type of the indirect acting cholinergic agonist, which includes adrophonium, physostigmine and neostigmine. अब एड्रोफोनियम जो है इट इज़ अ शॉर्ट एक्टिंग ड्रग। इसको शॉर्ट एक्टिंग ड्रग क्यों कहते हैं? बिकॉज इसका जो बॉडी पे एक स्पेसिफिक एक्शन है इट इज़ फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, वो कम ड्यूरेशन के लिए होता है। उस शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में एड्रोफोनियम बॉडी पे एक्ट करती है, अपना स्पेसिफिक इफेक्ट प्रोड्यूस करती है, एंड आफ्टर दैट इट इज़ रिमूव फ्रॉम द बॉडी बाय द किडनी by the urine. So we can say that adrophonium has short period of action because of its rapid renal elimination, जबकि फाइसोस्टिग्माइन एंड नियोस्टिग्माइन का रिलेटिवली जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो एज कम्पेयर टू एड्रोफोनियम थोड़ा सा ज़्यादा होता है। सो दे आर इंक्लूडेड इन कैटेगरी ऑफ इंटरमीडिएट एक्टिंग ड्रग्स। नेक्स्ट पॉइंट इज द टाइप ऑफ अमाइंस प्रेजेंट इन these ड्रग्स। अब तक हम ये देख ही चुके हैं कि टाइप ऑफ अमाइंस प्रेजेंट इन ड्रग्स determine the charge on the drug and charge on the drug determine its penetration through various parts of our body। जैसे एड्रोफोनियम में क्वाटनरी अमाइन है तो मतलब कि इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज है तो ये पोलर है, पोलर है तो मतलब कि ये लिपिड बाइलेयर को क्रॉस नहीं कर सकती। सो एक्शन ऑफ एड्रोफोनियम इज़ ओनली लिमिटेड टू द पेरिफेरल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। अब ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं कि पेरिफेरल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी क्या होते हैं? दोज पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी विच आर अवे फ्रॉम द central points of our body, the central axis of our body, which includes hands, toes, fingertips, shoulders. All of these are included in the peripheral parts of our body and acted upon by adrophonium. अब फाइसोस्टिग्माइन की बात करें दैन इट इज़ अ टर्शियरी अमाइंस, विच मीन के इस पर कोई चार्ज मौजूद नहीं होता। चार्ज मौजूद नहीं है मीन्स इट्स अ नॉन पोलर ड्रग। नॉन पोलर है सो इट कैन ईजीली पास थ्रू द लिपिड बाय लेयर, और अगर ये लिपिड बाय लेयर को ईजिली क्रॉस कर सकती तो इस सेल मेम्ब्रेन को भी क्रॉस कर सकती है, और ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में भी ईजिली डिफ्यूज़ हो सकती है, बिकॉज आवर सेंट्रल नर्वस सिस्टम कैन ईजिली परमिट द नॉन पोलर ड्रग्स टू पास थ्रू इट। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में फाइसोस्टिग्माइन एंटर होकर क्या करेगी? इट वुड स्टिमुलेट द कोलिनर्जिक साइट्स इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब कोलिनर्जिक साइट्स इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होती है? दीज आर दोज रिसेप्टर्स प्रेजेंट इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम विच आर एक्टेड अपॉन बाय एसिटाइलकोलिन। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या इंक्लूडेड है? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। यानी कि जो कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स प्रेजेंट इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दीज ऑल्सो इंक्लूड निकोटिनिक रिसेप्टर्स एंड मस्क्यूरेनिक रिसेप्टर्स, and these either nicotinic receptors and muscarinic receptors, yeah, we can also say as cholinergic sites in the case of central nervous system are present on neuronal cells or non-neuronal cells. So ऐसी जगहों पे in the central nervous system फाइसोस्टिग्माइन एंटर होती है and it increases the activity of central nervous system by acting on the cholinergic sites। जबकि नियोस्टिग्माइन की बात करें दैन इट ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ क्वाटनरी अमाइंस, विच मीन इट इज़ ऑल्सो अ पोलर ड्रग बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन इट। अब अगर इसके ऊपर चार्ज मौजूद है तो ये भी डिफ्यूज़ नहीं कर सकता थ्रू द सेल मेम्ब्रेन या लिपिड बाइलेयर,
which means it can also not pass through the cells of GLT and cells of blood-brain barrier, so it cannot absorb into GLT and central nervous system. अब मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन इसका अगर हम देखें तो मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन जो है इंडायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक एगोनिस्ट का उस बुनियाद पर होता है जिस तरह से ये एसिटाइलकोलिन ईस्टरेज को इनहिबिट कर रही हैं। एड्रोफोनियम वो सिंपली इनहिबिट एसिटाइलकोलिन ईस्टरेज बाय बाइंडिंग टू इट्स एक्टिव सेंटर। एक्टिव सेंटर क्या होता है कि हर एंजाइम की एक स्पेसिफिक बाइंडिंग या एक्टिव साइट होती है जिस पर एक सबस्ट्रेट ने आकर बाइंड करना होता है, और एसिटाइलकोलिन ईस्टरेज की भी एक स्पेसिफिक बाइंडिंग साइट है या एक्टिव सेंटर है या एक्टिव साइट है जहाँ पर आके एसिटाइलकोलिन ने बाइंड करना है और एज अ रिजल्ट उसकी डिग्रेडेशन हो जानी है। लेकिन एड्रोफोनियम आके इस एक्टिव साइट या इस एक्टिव सेंटर ऑफ एसिटाइलकोलिन ईस्टरेज पे बाइंड करता है ताकि एसिटाइलकोलिन बाइंड ना हो सके एसिटाइलकोलिन ईस्टरेज के साथ और एसिटाइलकोलिन जो डिग्रेड होने से बच जाए, ज़्यादा एसिटाइलकोलिन एक्यूमुलेट हो जाए इन साइनेप्टिक क्लेफ्ट, ज़्यादा एसिटाइलकोलिन बाइंड करें उन कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स एंड एज अ रिजल्ट फैसिलिटेटिंग या पोटेंशिएटिंग द कोलिनर्जिक एक्टिविटी थ्रू आउट द बॉडी। फाइसोस्टिग्माइन एंड नियोस्टिग्माइन बोथ ऑफ देम हैव सेम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ये किस तरह से एसिटाइलकोलिन ईस्टरेज को इनहिबिट करेंगे कि दोनों की दोनों जो कार्बामाइलेटेड ईस्टर्स हैं। कार्बामाइलेटेड ईस्टर्स क्या होते हैं? दोज टाइप ऑफ ड्रग्स विच कंसिस्ट ऑफ ईस्टर्स ऑफ कार्बामिक एसिड इन दैम। लेकिन फाइसोस्टिग्माइन जो है ये इट इज़ ड्राइव्ड फ्रॉम प्लांट्स व्हाइल नियोस्टिग्माइन इज सिंथेटिक इन इट्स ओरिजिन, मैन मेड है। So both of them would combine with acetylcholine esterase, which results in the formation of relatively stable carbamylated intermediates. अब acetylcholine esterase को तो इन्होंने कैप्चर कर लिया by binding to it, तो अब acetylcholine जो है वो acetylcholine esterase के साथ बाइंड नहीं हो सकेगा, उसकी डिग्रेडेशन नहीं हो सकेगी और कोलिनर्जिक एक्टिविटी जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। ड्यूरेशन ऑफ एक्शन हम देख चुके हैं कि एड्रोफोनियम इज़ अ शॉर्ट एक्टिंग ड्रग, तो उसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन शॉर्ट होगा विच वुड बी अबाउट 10 to 20 मिनट्स, जबकि फाइसोस्टिग्माइन और नियोस्टिग्माइन रिलेटिवली थोड़ी सी ज़्यादा इनका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है एंड आर इंक्लूडेड इन इंटरमीडिएट एक्टिंग ड्रग्स। सो फाइसोस्टिग्माइन का ड्यूरेशन ऑफ एक्शन 2 to 4 आवर्स का होगा, जबकि नियोस्टिग्माइन का ड्यूरेशन ऑफ एक्शन 30 minutes to 2 hours का होगा। अब अगर हम इनका एक्शन देखें कि किन साइट्स पे जाकर एड्रोफोनियम, फाइसोस्टिग्माइन और नियोस्टिग्माइन ने एक्ट करना होता है, तो वही बात है कि किन रिसेप्टर्स पे जाकर एसिटाइलकोलिन ईस्टरेज की एक्टिविटी को डायमिनिश करेंगे, एसिटाइलकोलिन ईस्टरेज की एक्टिविटी को कम करेंगे टू फेवर द कोलिनर्जिक एक्टिविटी ऑफ एसिटाइलकोलिन। तो एड्रोफोनियम तो निकोटिनिक रिसेप्टर्स पे जाकर एसिटाइलकोलिन ईस्टरेज को इनहिबिट करेगा और कोलिनर्जिक एक्टिविटी को फेवर करेगा, जबकि फाइसोस्टिग्माइन, नियोस्टिग्माइन बोथ ऑफ देम जो है वो निकोटिनिक रिसेप्टर्स ऑन ANS एंड निकोटिनिक रिसेप्टर्स ऑन न्यूरोमस्कुलर जंक्शन और मस्कुरेनिक रिसेप्टर्स प्रेजेंट ऑन वेरियस इफेक्टर ऑर्गन्स पे जाकर एसिटाइलकोलिन ईस्टरेज की एक्टिविटी को इनहिबिट करेंगे ताकि ज़्यादा एसिटाइलकोलिन एक्यूमुलेट हो जाए इन साइनेप्टिक क्लेफ्ट एंड हैंस पोटेंशिएटिंग द एक्टिविटी ऑफ एसिटाइलकोलिन इन दीज एरियाज। अब इन्हीं बेसिस पे ही इनके थेराप्यूटिक यूजेस निकलते हैं, जैसे एड्रोफोनियम इज़ यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ मायस्थीनिया ग्रेविस एंड रिवर्सिंग द इफेक्ट ऑफ नॉन डीपोलराइजिंग न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स। पहले हम देख लेते हैं कि मायस्थीनिया ग्रेविस क्या डिजीज़ है और एड्रोफोनियम उसको किस तरह से ट्रीट करता है और कोलिनर्जिक क्राइसिस क्या होते हैं, मायस्थीनिक क्राइसिस क्या होते हैं, एंड हाउ एड्रोफोनियम इज़ यूज्ड टू डिफरेंशिएट बिटवीन कोलिनर्जिक क्राइसिस एंड मायस्थीनिक क्राइसिस। नाउ हेयर वी हैव अ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के जब कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स जो हैं वो फायर करते हैं एसिटाइलकोलिन, तो एसिटाइलकोलिन वुड एक्ट ऑन द निकोटिनिक रिसेप्टर्स प्रेजेंट ऑन द स्केलेटल मसल्स, और जब निकोटिनिक रिसेप्टर्स वुड बी एक्टेड अपॉन बाय द एसिटाइलकोलिन इट वुड रिजल्ट इन द डीपोलराइजेशन ऑफ द स्केलेटल मसल्स या कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्केलेटल मसल्स। लेकिन मायस्थीनिया ग्रेविस जो है इट इज़ एन ऑटो इम्यून डिजीज इन विच द इम्यून सिस्टम backfires and produces the antibodies against the nicotinic receptors present in neuromuscular junction on skeletal muscles.
अब निकोटिनिक रिसेप्टर्स जब डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, विच मीन्स द लेसर नंबर ऑफ निकोटिनिक रिसेप्टर्स वुड बी अवेलेबल टू बाइंड एसिटाइलकोलिन. Lesser binding of nicotinic receptors with acetylcholines means decreased in the contractile strength in skeletal muscles and hence resulting in the weakness या paralysis of skeletal muscles. इस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए एड्रोफोनियम दी जाती. क्यों कि एड्रोफोनियम जो है ऑल्दो वो निकोटिनिक रिसेप्टर्स के साथ कुछ नहीं कर सकती, लेकिन वो एसिटाइलकोलिन ईस्टरेज के साथ कर सकती है. मायस्थीनिया ग्रेविस के केस में ऑलरेडी निकोटिनिक रिसेप्टर्स प्रेजेंट इन न्यूरोमस्कुलर जंक्शन डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, लेकिन बाकी जो काम है वो एसिटाइलकोलिन ईस्टरेज ने मज़ीद ख़राब कर दिया बाय डिग्रेडिंग एसिटाइलकोलिन मॉलिक्यूल्स. तो एक तो निकोटिनिक रिसेप्टर्स वैसे डिस्ट्रॉय हो गए थे, मज़ीद जो एसिटाइलकोलिन ईस्टरेज ने काम ख़राब कर दिया कि एसिटाइलकोलिन को भी डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया. अब एक ही काम हो सकता है कि जितने भी निकोटिनिक रिसेप्टर्स अनडैमेज मौजूद हैं वो कम्प्लीटली बाइंड कर जाएं एसिटाइलकोलिन के साथ, तो फिर स्केलेटल मसल की एक्टिविटी रिगेन हो सकती है. एंड इट इज़ डन बाय एड्रोफोनियम कि वो आगे एसिटाइलकोलिन ईस्टरेज की एक्टिविटी को इनहिबिट करेगा ताकि एसिटाइलकोलिन की मतलब डिग्रेडेशन ना हो और ग्रेटर नंबर ऑफ एसिटाइलकोलिन के मॉलिक्यूल्स एक्यूमुलेट हो जाए इन साइनेप्टिक क्लेफ्ट, और यही ग्रेटर नंबर ऑफ एसिटाइलकोलिन के मॉलिक्यूल्स ऑक्यूपाई द रिमेनिंग निकोटिनिक रिसेप्टर्स प्रेजेंट ऑन स्केलेटल मसल्स ताकि कुछ कॉन्ट्रैक्शन हो सके एंड द स्केलेटल मसल्स स्ट्रेंथ इज रीगेन. अब मायस्थीनिया ग्रेविस के केस में जो ड्यू टू डिग्रेडेशन ऑफ निकोटिनिक रिसेप्टर्स जो वीकनेस प्रोड्यूस होती थी स्केलेटल मसल्स में, दैट इज़ इंक्लूडेड इन मायस्थीनिक क्राइसिस. अब यहाँ पे एक और टर्म यूज़ की गई है, दैट इज़ कोलिनर्जिक क्राइसिस. तो कोलिनर्जिक क्राइसिस क्या होते हैं कि अगर एड्रोफोनियम को ज़रूरत से ज़्यादा इन लार्जर अमाउंट दिया जाए इन आवर बॉडी वुड रिजल्ट इन द एक्सेसिव इनहिबिशन ऑफ एसिटाइलकोलिन ईस्टरेज एंजाइम. excessive inhibition of acetylcholine esterase enzyme, excessive accumulation of acetylcholine molecules in the synaptic cleft. So larger number of acetylcholine molecules would occupy in the nicotinic receptors present on the skeletal muscles. मैं मायस्थीनिया ग्रेविस की बात नहीं कर रही थी, वो बात हो चुकी है. अब वैसे नॉर्मली अगर किसी पर्पज़ के लिए एड्रोफोनियम ज़्यादा दे दी जाए मोर देन नॉर्मल अमाउंट इन आवर बॉडी, तो एक्सेसिव इनहिबिशन होगी एसिटाइलकोलिन ईस्टरेज की, एक्सेसिव एक्यूमुलेशन होगी एसिटाइलकोलिन मॉलिक्यूल्स की इन साइनेप्टिक क्लेफ्ट, ताकि ज़्यादा एसिटाइलकोलिन मॉलिक्यूल्स बाइंड कर जाएंगे और निकोटिनिक रिसेप्टर. हैंस क्या होगा फिर कि ग्रेटर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्केलेटल मसल्स होगी विच वुड रिजल्ट इन द रिपीट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्केलेटल मसल्स. अब जब रैपिड कॉन्ट्रैक्शन इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्केलेटल मसल्स होना शुरू हो जाएगी, इट वुड रिजल्ट इन द कंडीशन नोन एज कन्वोल्यूशंस, या जिसको हम कहते हैं कि एक फिट्स लाइक कंडीशन होती है. अब जब स्केलेटल मसल्स जिस तरह से रैपिडली कॉन्ट्रैक्ट होते रहेंगे एक पॉइंट आएगा कि स्केलेटल मसल्स वीक होना शुरू हो जाएंगे. स्केलेटल मसल्स वीक होना शुरू हो जाएंगे और इसके अलावा स्केलेटल मसल्स की पैरालिसिस शुरू हो जाएगी. अब एक पेशेंट हमारे पास आता है, उसमें स्केलेटल मसल्स की वीकनेस है. हमें डिटरमाइन करना है कि ये वीकनेस या मायस्थीनिक क्राइसिस की वजह से या कोलिनर्जिक क्राइसिस की वजह से. अगर तो वो मायस्थीनिक क्राइसिस की वजह से है तो मतलब कि इस एड्रोफोनियम देने की वजह से मस्कुलर स्ट्रेंथ रिगेन हो जानी चाहिए, तो एड्रोफोनियम दी जाएगी बाय आईवी रूट और फिर एक एक्शन परफॉर्म कर मतलब कि स्केलेटल मूवमेंट परफॉर्म करवाने के लिए कहा जाएगा पेशेंट को. अगर स्केलेटल मसल मूवमेंट परफॉर्म कर लेता है पेशेंट, इट मीन्स कि स्केलेटल मसल की वीकनेस जो थी इट वाज ड्यू टू मायस्थीनिक क्राइसिस. लेकिन अगर पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम कोलिनर्जिक क्राइसिस एंड द वीकनेस ऑफ मसल इज ड्यू टू द कोलिनर्जिक क्राइसिस ड्यू टू द एक्सेस ऑफ एड्रोफोनियम, तो एड्रोफोनियम देने पर भी स्केलेटल मसल स्ट्रेंथ रिगेन नहीं होगी. एंड इन दिस वे we can differentiate between myasthenic crisis and cholinergic crisis. Hope so you got the point. अगर आपको फिर भी क्लियर नहीं होता let me know in the comment section. मैं इसी कॉन्सेप्ट पे एक अलग से वीडियो बना दूँगी. और जो सारा प्रोसेस है जो अभी डिस्कस किए है टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन myasthenic and cholinergic crisis using एड्रोफोनियम इज़ नोन एज टेंसिलेंस टेस्ट.
अब एड्रोफोनियम का एक और भी यूज़ गिवन है कि इट इज़ यूज टू रिवर्स द इफेक्ट ऑफ नॉन डिपोलराइजिंग ड्रग्स। पहले तो हम ये समझे कि नॉन डिपोलराइजिंग ड्रग्स होती क्या हैं। दीज आर एक्चुअली द कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट, यानी कि ये कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स को आगे ब्लॉक करती हैं नॉन डिपोलराइजिंग ड्रग्स। और क्या होता है, अब इन्होंने ब्लॉक कर दिए कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स को, निकोटीनिक रिसेप्टर्स को, मतलब कि एसिटाइलकोलिन कैन नॉट बाइंड ऑन निकोटीनिक रिसेप्टर्स, हैंस स्केलेटल मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो सकेगी। स्केलेटल मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो सकेगी, इट वुड रिजल्ट इन द रिलैक्सेशन ऑफ स्केलेटल मसल्स एंड दिस प्रोसीजर इज़ यूजफुल इन द सर्जिकल ट्रीटमेंट। अब सर्जरी हो गई, उसके बाद हमें पेशेंट की स्केलेटल मसल्स की जो स्ट्रेंथ थी वो भी तो रिगेन करवानी है। सो उस पर्पज़ के लिए फिर एड्रोफोनियम दी जाएगी ताकि वो एसिटाइलकोलिन ईस्टरेज एंजाइम को इनहिबिट कर दे। एसिटाइलकोलिन ईस्टरेज एंजाइम इनहिबिट होगा, फिर से साइनेप्टिक क्लेफ्ट में एसिटाइलकोलिन के मॉलिक्यूल्स इंक्रीज हो जाएंगे। वो एसिटाइलकोलिन के मॉलिक्यूल्स नॉन डिपोलराइजिंग ड्रग्स को निकोटीनिक रिसेप्टर्स पे से हटा के खुद बाइंड कर जाएंगे निकोटीनिक रिसेप्टर्स पे, एंड हैंस cause the contraction of skeletal muscle which result in the regaining the strength of the skeletal muscles। अब ये हम पढ़ चुके हैं कि एड्रोफोनियम किस तरह से माइस्थीनिया ग्रेविस की ट्रीटमेंट में यूज़ होता है, किस तरह से नॉन डिपोलराइजिंग न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स के इफेक्ट को रिवर्स करने के लिए यूज़ होते हैं, एंड हाउ इट इज़ यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन कोलिनर्जिक एंड माइस्थीनिक क्राइसिस। अब एडवर्स इफेक्ट क्या होंगे एड्रोफोनियम के? ऑब्वियसली जैसा हमने पढ़ा कि अगर एड्रोफोनियम ज़्यादा एक्सेस में दे दी जाए इट वुड रिजल्ट इन द कोलिनर्जिक क्राइसिस। अब इन कोलिनर्जिक क्राइसिस को किस तरह से ट्रीट किया जाए? दीज आर ट्रीटेड बाय एट्रोपाइन। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट ड्रग दैट इज फाइसोस्टिग्माइन। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या था कि it forms the carbamylated intermediates with acetylcholine esterase enzyme। acetylcholine esterase की एक्टिविटी ब्लॉक हो गई, acetylcholine का नंबर इंक्रीज होगा सिनेप्टिक क्लेफ्ट में, विच मीन्स इंक्रीज इन द कोलिनर्जिक एक्टिविटी ऑन द रिसेप्टर साइड। अगर कोलिनर्जिक एक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी इट वुड रिजल्ट इन इंक्रीज इन पैरासिम्पथेटिक इफेक्ट्स, वही सारे जो हम पीछे पढ़ चुके हैं इंक्रीज हो जाएंगे, लाइक इंटेस्टाइनल मोटिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, यूरिनरी ब्लैडर मोटिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, एंड इट वुड ऑल्सो रिजल्ट इन डिक्रीज इन द इंट्राओक्यूलर प्रेशर। सो फाइसोस्टिग्माइन इज ऑल्सो यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ ग्लाउकोमा, एंड फर्दरमोर इट ऑल्सो रिजल्ट इन द स्पाज्म ऑफ अकोमोडेशन। इसके अलावा फाइसोस्टिग्माइन इज यूज्ड एज एन एंटीडोट for reversing the effects of various drugs like phenothiazines, atropine and tricyclic antidepressants। अब अगर एडवर्स इफेक्ट्स हम देखें फाइसोस्टिग्माइन के कि इट इंक्लूड्स कन्वल्शंस, मसल पैरालिसिस, के सारी वाली चीज़ें जो अभी हमने एड्रोफोनियम के केस में पढ़ी थी कि फाइसोस्टिग्माइन ने एसिटाइलकोलिन ईस्टरेज की एक्टिविटी को ब्लॉक कर दिया। एसिटाइलकोलिन ज़्यादा अवेलेबल होगा टू बाइंड ऑन द निकोटीनिक रिसेप्टर्स, ग्रेटर स्टिमुलेशन ऑफ निकोटीनिक रिसेप्टर्स, ग्रेटर डिपोलराइजेशन ऑफ स्केलेटल मसल्स, greater contraction of skeletal muscles and repeat contraction of skeletal muscles results in the involuntary and repeat contraction of skeletal muscles resulting in the fits-like condition which is known as convulsions। अब मुसलसल कन्वल्शंस होते रहेंगे, मुसलसल कॉन्ट्रैक्शंस होती रहेंगी, फिर एक पॉइंट आ जाएगा जब मसल पैरालाइज हो जाएगा। फर्दर इसका एक कोलिनर्जिक या पैरासिम्पथेटिक एक्शन ही है फाइसोस्टिग्माइन का विच रिजल्ट इन डिक्रीज इन कार्डियक आउटपुट या जिसको हम कहते हैं ब्रैडिकार्डिया। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नियोस्टिग्माइन, इसका जो है ना सेम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है एज दैट ऑफ फाइसोस्टिग्माइन। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ माइस्थीनिया ग्रेविस। सारा वही मैकेनिज्म है जो एड्रोफोनियम के केस में हम पढ़ चुके हैं। ये भी नियोस्टिग्माइन इट इंक्रीजेज द मोटिलिटी ऑफ GIT, इट इंक्रीजेज द मोटिलिटी ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, इंक्रीजिंग द अवॉइडिंग प्रेशर ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। और नियोस्टिग्माइन इज यूज्ड फॉर रिवर्सिंग द इफेक्ट ऑफ ट्यूबोक्यूराराइन। अब इसका थेराप्यूटिक यूज़ क्या है? इसके जितने भी थेराप्यूटिक अब इसका थेराप्यूटिक यूज़ भी वही है कि इट इज़ यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ माइस्थीनिया ग्रेविस एंड स्टिमुलेटिंग द GIT एंड यूरिनरी ब्लैडर।
इसके एडवर्स इफेक्ट्स देखें, दीज आर नथिंग बट द exaggeration of parasympathetic effects like salivation, flushing, diarrhea and nausea due to increase in the motility of GLT tract, resulting in bronchospasm and decrease in ब्लड प्रेशर एंड एब्डोमिनल पेन। अब ब्लड प्रेशर किस तरह से डिक्रीज होता है वो हम थोड़ा सा देख लेते हैं। राइट, तो इन द लास्ट वीडियोस वी हैव डिस्कस अबाउट हाउ द कोलिनर्जिक एगोनिस्ट रिजल्ट इन डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर। वो सारा मैकेनिज्म तो हम पढ़ ही चुके हैं। क्वेश्चन ये राइज होता है कि यहाँ पे एसिटाइलकोलिन के मॉलिक्यूल्स किस तरह से आएंगे। वेल, जो नियोस्टिग्माइन है ये किस तरह से ब्लड प्रेशर को लोअर करेगा, जस्ट बाय इंक्रीजिंग द मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटाइलकोलिन हेयर बाय इनहिबिटिंग द इफेक्ट ऑफ एसिटाइलकोलिन ईस्टरेज एंजाइम। ज़्यादा एसिटाइलकोलिन के मॉलिक्यूल्स बाइंड होंगे M3 पे रिसेप्टर्स पे, इंट्रासेलुलर पाथवे जनरेट होगा रिजल्टिंग इन द प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड दैट इज द पोटेंट वेजोडाइलेटर। उसके अलावा CGMP प्रोड्यूस होगा विच कॉजेज द रिलैक्सेशन ऑफ द स्मूथ मसल्स ऑफ ब्लड वेसल्स एंड रिजल्टिंग इन वेजोडाइलेशन एंड डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर। नाउ हेयर वी हैव द कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ नियोस्टिग्माइन के कॉन्ट्राइंडिकेशन बेसिकली होती क्या चीज़ है कि किन किन डिजीज़ में नियोस्टिग्माइन नहीं देनी चाहिए। तो फिर नियोस्टिग्माइन सबसे पहले हमें ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ GLT या इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के केस में नहीं देनी, ठीक है, क्योंकि GLT या इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की तो ऑब्स्ट्रक्शन हो चुकी है, तो उसकी मोटिलिटी इंक्रीज़ करने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि उसकी ऑब्स्ट्रक्शन की वजह कुछ हो रही है। और दूसरी बात ये है कि इट इज़ नॉट गिवन इन द केस ऑफ पेरिटोनाइटिस एंड इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़। क्यों नहीं दी जाती? बिकॉज इन दीज टू कंडीशन द बॉडी बिकम्स हाइपर सेंसिटिव टू नियोस्टिग्माइन। अब नियोस्टिग्माइन की तरफ हाइपर सेंसिटिविटी का क्या मतलब है कि इन डिजीज़ लाइक इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ एक्चुअली मतलब कि ऑलरेडी GLT ट्रैक की मोटिलिटी इंक्रीज़ हो चुकी होती है, और जब ऑलरेडी GLT ट्रैक की मोटिलिटी इतनी ही इंक्रीज़ हो चुकी है और ऊपर से हम फिर से नियोस्टिग्माइन दे देंगे, इट वुड फर्दर रिजल्ट इन इंक्रीजिंग मोर मोटिलिटी ऑफ GLT ट्रैक, जो कि हमें नहीं चाहिए। सो नियोस्टिग्माइन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन द केस ऑफ इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, पेरिटोनाइटिस, एंड इट इज़ ऑल्सो कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन द केस ऑफ इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन. So this was all about today's lecture. Hope you understood well. Thanks for watching.